सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 के 3 प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस प्रश्नावली का चौथे प्रश्न की 5 समस्याओं को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.5 का चौथा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 5 समस्याएं दी हुई है। इन समस्याओं को सबसे पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उनका हल हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। यानी हमने बीजगणितीय विधियों में 3 विधियां पढ़ी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। हम किसी भी विधि से उन समीकरणों को फिर हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली समस्या देखते हैं। पहली समस्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेरे पास इस प्रश्न की जेरोक्स भी है। इसमें देखते हैं कि हमें ज्ञात करना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो जो हमें ज्ञात करना है हम उसे मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना भोजन का नियत व्यय बराबर x या x रुपये व प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y रुपये है। तो जो हमें ज्ञात करना था वो हमने मान लिया। अब प्रश्न में दी गई शर्तों को देखते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यहाँ तक तो ठीक है। अब पहली शर्त यह है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब कि ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन कर रहा है, तो 20 दिन भोजन कर रहा है यानी कि उसका प्रतिदिन का व्यय तो लगना ही है। एक दिन का व्यय अगर y रुपये है तो 20 दिन का व्यय हो जाएगा उसका 20y, प्लस उसे भोजन का नियत व्यय भी देना होगा। तो नियत व्यय x और 20 दिन का भोजन का व्यय 20y, दोनों का योग है 1000 रुपये। तो इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए का 20 दिन का भोजन व्यय बराबर 1000 रुपये। तो इस 1000 रुपये में एक तो नियत जो रुपये है वो तो जुड़ना ही है, प्लस 20 दिन का भोजन व्यय यानी कि 20y जुड़ेगा। तो इन दोनों का कुल मूल्य हो जाएगा उसका 1000 रुपये। कुल व्यय 1000 रुपये। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में आगे बोला गया है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ 20 दिन का व्यय 1000 था उसी प्रकार से 26 दिन का 1180 है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी बी का 26 दिन का भोजन व्यय बराबर 1180 रुपये। इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 26 दिन का जो भोजन व्यय है उसमें भोजन का जो नियत व्यय है वो तो हमें लेना ही होगा, प्लस 26 दिन का भोजन व्यय यानी कि एक दिन का भोजन व्यय y रुपये है, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा। इन दोनों का कुल योग हो रहा है 1180 रुपये। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, इन दोनों समीकरणों को हम देखें तो प्रश्न में ये भी बोला है कि हमें यदि इनका अस्तित्व है तो आगे हल करना है। अस्तित्व है का मतलब ये है कि इनका अद्वितीय हल होना चाहिए। तो अद्वितीय हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं हम यहीं से। यहाँ पर a1 का गुणांक एक है और a2 का गुणांक भी 1 है, तो 1/1। यहाँ 20/26 को काटेंगे तो 10/13 आएगा। इसी प्रकार से ये अलग संख्या है। तो यहाँ पर ही पता चल गया कि 1/1 बराबर नहीं है 10/13 के, यानी कि अद्वितीय हल है। इसका मतलब कि इन समीकरणों का अस्तित्व है। अब हम इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर हम जानते हैं विलोपन विधि में कि विलोपन विधि में जो दोनों समीकरणें दी होती है उनमें किसी भी एक चर राशि के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि x के गुणांक बराबर, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, इसलिए हमें गुणांक बराबर करने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सीधे ही समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे। तो समीकरण 1 है x + 20y बराबर 1000 और समीकरण 2 है x + 26y बराबर 1180। अब दूसरी समीकरण को घटाएंगे यानी कि इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 20 प्लस का है 26 माइनस का है, तो घटाएंगे 26 में से 20 जाएगा तो 6 बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -6। साथ में y बराबर 1180 माइनस का है 1000 प्लस का है, तो घटाएंगे 1180 में से 1000 गया तो 180 बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 180।
y का मान निकालने के लिए -6 को बटे में भेजना होगा 180 के, तो y बराबर -180 बटे -6। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6 कम 6, यहाँ 6 18 और 0, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 30। अब x का मान प्राप्त करने के लिए हम y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000। यहाँ हम y के स्थान पर 30 रखेंगे तो x प्लस 20 इंटू 30 बराबर 1000। बाकी के प्रश्नों को हम यहाँ कर लेते हैं। तो x प्लस 20 इंटू 30 हो जाएगा 600। यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 600 बराबर 1000। x प्लस 600 बराबर 1000। 600 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 1000 माइनस 600 हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 400। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न में माना था कि भोजन का नियत व्यय x है, तो नियत व्यय 400 रुपये आया और प्रतिदिन का भोजन व्यय है 30 रुपये। तो हम लिखेंगे कि अतः भोजन का नियत व्यय बराबर 400 रुपये व प्रतिदिन भोजन का व्यय y बराबर 30 रुपये है। ये हमारा उत्तर है। चाहे तो हम जांच करके देख लेते हैं कि विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन व्यय 1000 रुपये देना पड़ा, यानी कि 20 दिन तक प्रतिदिन का जो भोजन व्यय लगा वो तो देना ही था, यानी 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 600 और प्लस नियत व्यय इसमें 400, तो 600 और 400 1000 रुपये, तो ये 1000 रुपये आया। उसी प्रकार से विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन व्यय 1180 देना पड़ा, तो 26 दिन तक प्रतिदिन का भोजन व्यय 30 रुपये लगा, तो 26 इंटू 30 हो जाएगा 780 रुपये और 780 रुपये में ये नियत व्यय जुड़ जाएगा 400, तो हो जाएगा 1180 रुपये। इसका मतलब कि हमारा उत्तर सही है। अब हम देखते हैं दूसरी समस्या। तो चौथे प्रश्न की दूसरी समस्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न में अंश और हर की बात की जा रही है, इसलिए हमें अंश और हर को मानना होगा। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। जब अंश x और हर y है तो अतः भिन्न हो जाएगी x बटे y। अब हम देखेंगे प्रश्न में हमें शर्त दी गई है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। इस लाइन से हम पहली समीकरण बनाएंगे कि उसमें अंश से 1 घटाने की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास भिन्न है x बटे y, इसमें अंश में से 1 घटाया जा रहा है, तो अंश में से 1 घटाया जाए तो वो 1/3 हो जाती है, तो x माइनस 1 बटे वाई बराबर 1/3 हो जाएगा। इसे हम हल कर लेते हैं। क्रॉस इंटू करेंगे तो 3 का इंटू x में हुआ तो 3x, माइनस 3 का इंटू 1 में हुआ तो 3 बराबर y का इंटू 1 में हुआ तो y, तो 3x प्लस y इधर आके माइनस y बराबर -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब दूसरी कंडीशन है प्रश्न में कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि वो 1/4 तब होगी जब इस परिमेय संख्या x बटे y के हर में, यानी कि y में 8 जोड़ दिया जाएगा, इसमें 8 जोड़ दिया जाता है। ये हमारी दूसरी शर्त हो गई। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 का इंटू x में होगा तो 4x बराबर 1 का इंटू y प्लस 8 में हो तो y प्लस 8 ही रहेगा। यहाँ से भी हम y को बराबर के इधर लाएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण 2 हुई। अब इस समीकरण का भी अस्तित्व है। यहाँ पे भी आप देखिए गुणांकों की तुलना करें तो ये अद्वितीय हल को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे भी हल कर सकते हैं। तो इसे भी हम विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि में हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखें तो x के तो गुणांक अलग अलग हैं, y के गुणांक जरूर बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पे गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अलग अलग होते तो हम गुणांकों को बराबर करते, तो चूंकि y के गुणांक बराबर है इसलिए हम सीधे ही समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x माइनस y बराबर 8। घटाएंगे तो नीचे वाली दूसरी समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4x माइनस का है, 3x प्लस का है, 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x प्राप्त होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ पर भी 8 माइनस का है, 3 प्लस का है, घटाएंगे तो -5 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रखेंगे और y का मान हम प्राप्त करेंगे। तो इस बचे हुए सवाल को
इस ओर कर लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ 3 इंटू एक्स के स्थान पर हम रख देंगे 5 माइनस वाई बराबर 3। 3 पंजे हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। वाई का मान निकालना है इसलिए 15 को उधर भेजेंगे, तो माइनस वाई बराबर 3 प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर यहाँ 15 में से 3 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई का मान हमें मिल जाएगा 12। इस प्रकार से हमने अंश x माना था तो अंश x 5 प्राप्त हुआ और हर y माना था y 12 प्राप्त हुआ। तो अतः भिन्न का अंश x बराबर 5 व हर y बराबर 12। अतः भिन्न x बटे y हमने मानी थी, तो x का मान 5 बटे y का मान 12। तो ये हमारे भिन्न प्राप्त हुई 5 बटे 12। इस प्रकार से दूसरी समस्या भी हल हो गई। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न की तीसरी समस्या। चौथे प्रश्न की तीसरी समस्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हमें टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है और ये जो प्रश्न है ये सही और गलत है, अर्थात सही उत्तर है और अशुद्ध उत्तर है। तो हमें सही उत्तर और अशुद्ध उत्तरों को मानना होगा, फिर उनके मान ज्ञात हो जाने पर उन्हें जोड़ देंगे तो हमें कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे माना संख्या में सही उत्तर बराबर x व अशुद्ध उत्तर बराबर हम y मान लेते हैं, यानी कि सही उत्तरों की संख्या x से है और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। अब हम प्रश्न में दी गई शर्तों को देखते हैं। तो प्रश्न में पहली कंडीशन ये है कि यश ने 40 अंक प्राप्त करे और ये 40 अंक को तब प्राप्त करता है जब सही उत्तरों पर उसे 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तरों पर 1 अंक की कटौती होती है। यानी हमने सही उत्तरों की संख्या x मानी है और सही उत्तरों पर यश को 3 अंक मिले हैं। इसका मतलब उसे सभी सही उत्तरों पर कुल कितने अंक मिले? तो कुल उसे 3x अंक मिले, यानी सही उत्तर हमने x माने और 3 अंक मिले प्रत्येक सही उत्तर के, तो कुल अंक उसके हो गए 3x। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, मतलब कि हमने कुल अशुद्ध उत्तर y माने और 1 अंक की उसकी कटौती हुई प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर। इसका मतलब उसने कितने अशुद्ध उत्तर किए? तो y अशुद्ध उत्तर किए, यानी कि 1 y अशुद्ध उत्तर किए। 1 हम लिखते नहीं इसलिए केवल y, और कटौती हुई है इसका मतलब कि हमें इसे घटाना होगा। तो जब 3 सही उत्तर और 1 अशुद्ध उत्तर यश ने किया तो इस प्रकार उसने कुल अर्जित अंक 40 प्राप्त करे। यह हुई समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को समझने के लिए हम चाहे तो यहाँ ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं कि सही उत्तर पर अंक 3 मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर अंक 1 कटता है। यहाँ पर 3 अंक मिलते हैं इसलिए प्लस लगा दो, और कट रहा है यानी कि यहाँ पे 1 के आगे माइनस लगा दें, तो अर्जित अंक हो जाते हैं 40। तो इसे बाद में लिखा है इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में समस्या हो रही होगी, परंतु ये वही कंडीशन लिखी हमने जो हमें प्रश्न में पहली शर्त में दी गई थी। अब पुनः प्रश्नानुसार देखते हैं। अब प्रश्न में दूसरी कंडीशन है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि जो हमने जिस प्रकार से हमने ये लिखा है हम इसी प्रकार से यहाँ लिखें अगर, तो यदि यश को सही उत्तर पर अंक मिलते 4, यानी कि +4 मिलते और अशुद्ध उत्तर पर तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, 2 अंक कटते यानी कि -2 हो रहे हैं, तो अर्जित अंक इस प्रकार होते 50। तो हम यहाँ लिखेंगे 50। अब इसके आधार पर समीकरण कैसे बनाएं? तो प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं, तो यदि सही उत्तर x है और 4 अंक प्रत्येक सही उत्तर पर मिल रहे हैं तो इस प्रकार से कुल अंक उसके हो जाएंगे 4x। और यदि अशुद्ध उत्तर कुल y है उसमें से 2 अंक उसके प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर कटते हैं, तो इस प्रकार से उसके कुल अंक कटे 2y। तो सही उत्तर पर 4x और अशुद्ध उत्तर पर 2y कटने पर अर्जित अंक उसके हुए 50। इस प्रकार से दूसरी समीकरण बन जाएगी। इसे हम और भी हल कर सकते हैं आगे। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50, 2 बटे में चला जाएगा तो 2x माइनस वाई बराबर 50 बटे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, तो 25 बचेगा, 2x माइनस वाई बराबर 25। इस प्रकार से ये हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें ये करना होता है कि दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर करना होता है। यहाँ देखें तो x के गुणांक दोनों में अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, परंतु हमें y के गुणांक बराबर दिख रहे हैं,
यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक -1 है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को सीधे ही घटा देते हैं। तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 25। समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस। यहाँ -y से +y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3x में से 2x घटाएंगे तो हमें मिलेगा x, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का x बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। इस प्रकार से ये x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40। यहाँ हम x के स्थान पर रखेंगे 15, तो 3 × 15 - y बराबर 40, 15 या 45 हो जाएगा, -y बराबर 40, 45 को हम उधर भेजेंगे तो -y बराबर 40, 45 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -45, तो -y बराबर यहाँ 45 में से 40 घटाएंगे तो -5 हमें मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। इस प्रकार से सही उत्तरों की संख्या x मानी थी तो सही उत्तर 15 आए और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y मानी थी तो अशुद्ध उत्तर 5 आए। अतः कुल उत्तरों की संख्या हो जाएगी 15 और 5 20। तो अतः संख्या में सही उत्तर x बराबर 15 व अशुद्ध उत्तर y बराबर 5। अतः टेस्ट में कुल प्रश्न यानी कि हमें सही उत्तर x और अशुद्ध उत्तर y को यदि हम जोड़ दें तो सही उत्तर 15 प्राप्त हुए और अशुद्ध उत्तर 5, तो कुल प्रश्न थे 20। ये हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये तीसरी समस्या भी हल हुई। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न की चौथी समस्या। अब चौथे प्रश्न की चौथी समस्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो यदि ये दो स्थान है A और B और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। यदि दो कारें एक A से चलना प्रारंभ करें और दूसरी B से, और यदि वो समान दिशा में चलें, तो प्रश्न में दिया गया है कि समान दिशा में चलने पर वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। और यदि वो A और B से विपरीत दिशाओं में चले, अर्थात एक कार A से इस दिशा में चल रही है और दूसरी कार B से इस दिशा में चल रही है, तो ये विपरीत दिशा में चल रही है और विपरीत दिशा में चलने पर वो 1 घंटे पश्चात मिल रही है। तो ये आपको समझाने के लिए था एक रफ वर्क। अब हम प्रश्न को देखें तो हमें जो ज्ञात करना है दोनों कारों की चाल, उन्हें हमें मानना होगा। तो हम मान लेते हैं माना पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय से ये चाल की इकाई होती है। यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दी है और समय घंटे में दिया है, इसलिए चाल हो गई किलोमीटर प्रति घंटा। वह दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमने चाल मानी है। अब एक चीज़ और जो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें करनी होती है वो ये है कि हमें इनकी आपेक्षिक चाल निकालनी होगी। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि समान दिशा में चलने पर आपेक्षिक चाल और विपरीत दिशा में चलने पर आपेक्षिक चाल। यहाँ पर हमें दो कारों की चाल दी गई है, तो इस प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इनकी आपेक्षिक चाल भी निकालना आवश्यक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो कारें या दो वाहन समान दिशा में चलते हैं और उनकी आपेक्षिक चाल हमें निकालनी होती है, तो उन दोनों कारों की चालों को या उन दोनों वाहनों की चालों को आपस में घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपेक्षिक चाल हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पहले कार की चाल x थी, दूसरी की y, तो x माइनस y समान दिशा में उनकी चाल हो गई। अब विपरीत दिशा में हमें आपेक्षिक चाल निकालनी होती तो इन्हें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी विपरीत दिशा में चलने पर आपेक्षिक चाल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब हमारी शर्त यहाँ से शुरू होती है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। हमें इस लाइन को लिखना होगा कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि समान दिशा में चल रही है। तो समान दिशा में चलने पर कारों के मिलने का समय बराबर 5 घंटे हमें दिया गया है। तो एक चीज़ और ऊपर आप चाहें तो लिख सकते हैं, हमें कुल दूरी भी दे रखी है प्रश्न में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो एक सूत्र हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
इस सूत्र के आधार पर इन मानों को हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए, समान दिशा में चलने पर कारों के मिलने का समय, यानी समान दिशा में चलने तो हमने आपेक्षिक चाल निकाली थी x माइनस वाई। तो यहाँ पे चाल के स्थान पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर दूरी है 100 किलोमीटर और समान दिशा में चलने पर समय लग रहा है 5 घंटे। तो समय के स्थान पर 5, यहाँ 5 से 100 को काटेंगे हम, तो 5 दूना 10 और 0, तो x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारी पहली समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब फिर से हम देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में दूसरी शर्त है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यह समान दिशा में चलने पर निकाला था, उसी प्रकार से हम लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर कारों के मिलने का समय बराबर 1 घंटे हमें दिया है। तो विपरीत दिशा में हमने देखा कि विपरीत दिशा में चलने पर आपेक्षिक चाल x प्लस वाई है। तो सबसे पहले हम इसी सूत्र को लिखते हैं कि चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो अब यहाँ चाल के स्थान पर हम इन दोनों कारों की आपेक्षिक चाल लिखेंगे विपरीत दिशा में x प्लस वाई। दूरी हमें 100 किलोमीटर दे रखी है और समय हमें लग रहा है विपरीत दिशा में 1 घंटे का। तो विपरीत दिशा में चाल हुई x प्लस वाई, दूरी है 100 और समय है 1। इसे हम हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 के बटे में 1 है, इसका मतलब हम 100 लिख सकते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई। बस अब समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से हल कर देते हैं। इसे विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा आसान होगा, तो अतः समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर हम जानते हैं विलोपन विधि में चर राशि के गुणांकों को हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ दोनों समीकरणों में x को अगर हम देखें तो x के गुणांक बराबर है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है। y के गुणांक अलग अलग है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो x के गुणांक समान है, तो हम सीधे हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस और यहाँ भी प्लस का माइनस। यहाँ प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर हो जाएंगे -2y बराबर 100 माइनस का है और 20 प्लस का है। 100 में से 20 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 और 100 माइनस का है इसलिए -80। अब हमें y का मान निकालना है तो -2 को बटे में भेजना होगा। y बराबर -80 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 चौक 8 और 0, तो y का मान हमें मिल गया 40। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 40। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ x माइनस वाई के स्थान पर हम 40 रख देंगे बराबर 20। x का मान निकालने के लिए 40 को उधर भेजेंगे तो 20 और प्लस 40 हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 60। तो यही हमने माना था पहली कार की चाल x और दूसरी कार की चाल y। तो पहली कार की चाल हमें प्राप्त हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः हम लिखेंगे अतः पहली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा व दूसरी कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमें ज्ञात करना था, तो ये इसका उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं इस चौथे प्रश्न की 5वीं समस्या। चौथे प्रश्न की 5वीं समस्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। विमाएँ अर्थात इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम ये मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। तो यदि लंबाई x है और चौड़ाई y है तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई या एक्स वाई वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में इकाई के साथ में वर्ग लग जाता है। तो ये हमने मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्न में दी गई पहली शर्त है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हमें बोला गया है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जा रही है, यानी लंबाई x मानी है तो 5 इकाई कम करने पर उसकी लंबाई हो जाएगी x माइनस 5। तो 5 इकाई कम करने पर लंबाई x है, 5 इकाई कम करेंगे तो x माइनस 5 इकाई हो जाएगा और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है। तो 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई हमने y मानी है, यदि उसको 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है तो y प्लस 3 हो जाएगा इकाई। तो लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल के लिए बोला गया है
कि इसे 9 वर्ग इकाई कम किया जा रहा है। 9 वर्ग इकाई कम करने पर क्षेत्रफल, हमने क्षेत्रफल XY माना, इसे 9 वर्ग इकाई कम किया जाए यानी कि XY माइनस 9 किया जाए वर्ग इकाई। तो ये जो हमने 3 बातें लिखी है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इन्हीं मानों को हम आयत के क्षेत्रफल में ही भरेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ क्षेत्रफल इस पहली शर्त के अनुसार हम लिखेंगे XY माइनस 9, लंबाई हम लिखेंगे x माइनस 5 और चौड़ाई हम लिखेंगे y प्लस 3 और इसे हम हल करेंगे। तो XY माइनस 9 बराबर यहाँ x का इंटू वाई में होगा तो XY, x का इंटू 3 में होगा तो प्लस 3x, फिर माइनस 5 का इंटू वाई में होगा तो माइनस 5y और माइनस 5 का इंटू प्लस 3 में होगा तो माइनस 15। अब हम सारे चर राशियों को एक और अचर राशियों को दूसरी ओर लिख देते हैं। तो यहाँ XY है, यहाँ से प्लस x y इधर आके माइनस का XY हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 5y इधर आके प्लस 5y हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस 15 चल रहा है, यहाँ से माइनस का 9 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस XY से माइनस XY हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 3x प्लस 5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो इस प्रकार से इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में दी गई दूसरी शर्त को देखते हैं हम। दूसरी शर्त ये है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को भी बढ़ाना है लेकिन 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से हमने ये लिखा उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कि 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई, हमने लंबाई x मानी है, 3 इकाई बढ़ाने पर ये x प्लस 3 इकाई हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई में के लिए बोल रहे हैं कि चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जा रहा है, तो 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई हमने y मानी है, 2 इकाई बढ़ाएंगे तो y प्लस 2 इकाई हो जाएगा। तो जब लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ रही है तो प्रश्न बोला है कि उसके क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो 67 वर्ग इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल हमने XY माना तो इसे 67 वर्ग इकाई बढ़ाएंगे यानी कि XY प्लस 67 वर्ग इकाई। इस प्रकार से इन दिए गए मानों को भी हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसमें भरेंगे। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस सूत्र में हम इन मानों को भरेंगे तो आयत का क्षेत्रफल XY प्लस 67 बराबर लंबाई x प्लस 3 और चौड़ाई y प्लस 2। XY प्लस 67 बराबर x का इंटू वाई में करेंगे तो XY, 2 का x का इंटू 2 में करेंगे तो प्लस 2x, प्लस 3 का इंटू वाई में करेंगे तो प्लस 3y और प्लस 3 का इंटू प्लस 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। सभी चर राशियों को एक और अचर राशि को दूसरी ओर लिख देंगे तो XY प्लस XY इधर आके माइनस का XY हो जाएगा, प्लस 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर यहाँ 6 लिखा है, प्लस 67 इधर आके माइनस का 67 हो जाएगा। यहाँ प्लस XY से माइनस XY कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2x माइनस 3y बराबर 67 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 61। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 यदि हम इनको भी विलोपन विधि से हल करें तो इन दोनों समीकरणों में चर राशियों के गुणांक अलग अलग हैं। यहाँ x का गुणांक -3 है, यहाँ x का गुणांक -2 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, यहाँ y का गुणांक -3 है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें अब इनके गुणांकों का भी गुणा करना होगा। तो हम इस सवाल को यहाँ हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 है -3x प्लस 5y बराबर -6 और समीकरण 2 है -2x माइनस 3y बराबर -61। तो चूंकि दोनों ही चर राशियों के गुणांक अलग अलग है तो हम यदि x के गुणांकों को देखें, हम चाहते हैं कि x के गुणांकों को हम बराबर करें, तो हम पहली समीकरण में दूसरी समीकरण के x के गुणांक का यानी कि -2 का इंटू करेंगे और दूसरी समीकरण में x के गुणांक यानी कि -3 का इंटू करेंगे। तो -2 का इंटू -3 में होगा तो हो जाएगा ये प्लस का 6 और x, फिर -2 का इंटू प्लस 5y में करेंगे तो -10y बराबर -2 का इंटू फिर -6 में करेंगे तो प्लस का 2 छंग 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से -3 का इंटू -2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x
-3 का इंटू -3y में करेंगे तो +9y बराबर -3 का इंटू -61 में करेंगे तो +183। तो इस प्रकार से हमारे चर राशियों के अब गुणांक बराबर आ गए। अब हम दूसरी समीकरण को घटाएंगे, यानी कि इसके चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस। यहाँ 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है इसलिए। यहाँ 10y माइनस का है, 9y भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो 10y और 9y हो जाएगा 19y। यहाँ 183 माइनस का है और 12 प्लस का है, इसलिए हम घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1, 171। और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 171। अब y का मान निकालना है, इसलिए -19 को बटे में भेजेंगे तो -171 बटे -19। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 19 एकम 19, 19 नम 171। तो इस प्रकार से y का मान हमें प्राप्त हुआ 9। इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है -3x + 5y बराबर -6। तो -3x + 5 इंटू वाई के स्थान पर हम लिखेंगे 9 बराबर -6। -3x + 5 नम हो जाएगा 45 बराबर -6। x का मान निकालना है, इसलिए 45 को पहले उधर भेजेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3x बराबर -6 + 45 इधर आके -45। फिर -3x बराबर, ये दोनों माइनस के हैं इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो 45 और 6 हो जाएगा -51। x का मान निकालने के लिए -3 को बटे में भेजना होगा। तो -51 बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 7 21। तो इस प्रकार से x का मान हमें प्राप्त हो गया 17। तो बस हमने यही माना था। आयत की लंबाई हमने मानी थी x और चौड़ाई y। यहाँ पर हमें आयत की लंबाई x 17 और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई प्राप्त हो गई। तो अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई व आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई, यही हमारा उत्तर है। तो ये हमने इस आयत की विमाएं ज्ञात कर ली है। इस प्रकार से ये प्रश्न ये समाप्त हुआ और प्रश्नावली 3.5 भी हमारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।